देखिए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, जिसको हमने एक पार्शियल ऑक्सीडेशन के तौर पर कंसीडर किया, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन किया गया इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का आगे क्या क्या फेट है इसका, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। आप फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, या फिर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही है, a tremendous amount of energy as compared to other type of fermentation या other type of respiration प्रोड्यूस हो रही है। अब क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी चल रही है, तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अब जो फर्दर स्टेप है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चला, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपने देखा कि ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया या पार्शियल ऑक्सीडाइज कर दिया किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के यूज हुए टू प्रोड्यूस कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे मैं सिंपली बात करूं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था जिसने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाए, 2 मॉलिक्यूल्स। तो फिलहाल के लिए हम एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के साथ काम करेंगे और जो भी बनेगा या जो भी कंज्यूम होगा उसको मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे। वेरी सिंपल कहानी। तो पायरुविक एसिड के बाद आप देखिए इसके बाद कहानी कहां शुरू होती है, ये सारा का सारा खेल जो हुआ ये साइटोप्लाज्म में, जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया कि भाई ग्लाइकोलाइसिस है। अब इसके बाद जो पायरुविक एसिड है वो कहां एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एंड आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होगी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन है। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बताऊं तो लेट अस हैव अ लुक कि मान लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स के साथ इस तरह से होती है, और इन फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से बना हुआ है। और आउटर मेम्ब्रेन सिंपल है, और इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसे आप कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह सकते हैं, या फिर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इन सब की क्या इसमें भूमिका है मेम्ब्रेन्स की खास तौर पर, ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा मेन पर्पस है कि पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कहां पे जाएगा और क्या उसके बाद बनेगा। तो देखिए पायरुविक एसिड आपका कहां पे एंटर हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पायरुविक एसिड पीए। कितने मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से बने, जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बने। अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर मैं स्ट्रक्चरली इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो समहाउ इट लुक्स लाइक दिस। देखिए स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेक्चर हमारा अगर चल रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल में हो तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस तरह से आपका पायरुविक एसिड लगता है। दिस इज द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड। अब इस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। अब इस प्रोसेस के दौरान ध्यान से देखिएगा, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, स्टेप को कहा गया, क्या कहा गया और क्यों कहा गया। देखिए एसिटाइल कोए एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, आप कार्बन यहां पे काउंट कर सकते हैं, एक ये है और एक ये है, और साथ में इसके साथ एक एस को ए, जिसको आप को ए एंजाइम के नाम से जानते हैं, वो ज्वाइन हो रखा है। और जो एस है वो एक्चुअली में देखा जाए
तो इस एंजाइम कोए का थायोल ग्रुप है, एसएच ग्रुप। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज हुए उसमें पहला नाम एंजाइम का आता है कोएंजाइम का। और कोएंजाइम को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और इस कोएंजाइम में जो ये ग्रुप है, ये है इसका थायोल ग्रुप, जो कि रिएक्टिव इन नेचर है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है। अब इसने भी यहां पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, साथ ही साथ में यहां पे कई सारे एंजाइम्स का ग्रुप होता है। खासतौर पे जो एंजाइम्स का ग्रुप होता है उसको हम इन जनरल कॉमनली कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। पायरुवेट का तो मुझे पता लग गया कि क्यों कहा गया, पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड, क्योंकि पायरुविक एसिड पे एंजाइम्स ने काम किया। कौन सा एंजाइम है? डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है। ठीक है, आगे नाम क्या लगा दिया? पायरुवेट लगा दिया। जैसे कि मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं कि एंजाइम के नाम के आगे जो नाम होता है वो एक्चुअली में सबस्ट्रेट का होता है जिसमें वो काम कर रहा है। और आगे मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये अकेला एक एंजाइम नहीं है, इसमें कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, तो हमने कॉम्प्लेक्स के तौर पर इसको कंसीडर कर दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 कार्बन थे पायरुविक एसिड में, अब कितने बचे? सिर्फ 2, मतलब कि एक कार्बन यहां से रिमूव हो गया। किस फॉर्म में रिमूव हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हुआ। और साथ में क्योंकि एंजाइम यहां पे डिहाइड्रोजनेज है, इसका मतलब इस सबस्ट्रेट की, पायरुविक एसिड की, यहां पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पे इससे या तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है। अब वो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया जा रहा है वो डेफिनेटली किसी न किसी चीज को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कि रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर को प्रोड्यूस करने के लिए यहां पे यूज किया जा सकता है। तो रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर जो मुझे चाहिए वो यहां पे कौन बन गई? NaDH प्लस H पॉजिटिव। तो मुझे इसको ऑक्सीडाइज कर कर अपने NaD पॉजिटिव के लिए रिडक्शन करने का मौका मिल गया। अब इस स्टेप को क्या कहा गया? 2 टर्मिनोलॉजीज यहां पे यूज होती हैं। पहली टर्मिनोलॉजी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है और क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो इसे आप कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या फिर जो दूसरा नाम इसे हम देते हैं वो है आपका लिंक रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की बात तो मुझे समझ आ गई कि भाई साहब CO2 का रिमूवल हो रहा है, कार्बन का रिमूवल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट लिंक रिएक्शन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो एसिटाइल कोए यहाँ पे बनाया गया है, जो कि एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू अ वेरी स्पेशल साइकिल, ध्यान रखिएगा, जिसको आप कहते हैं क्रेब्स साइकिल, या फिर आप इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर आप इसे कहते हैं TCA, या फिर एब्रिविएटेड फॉर्म है TCA, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इन शॉर्ट TCA। ये वो एक्चुअल साइकिल है जहां से और भी ज्यादा रिड्यूसिंग एसिमिलिटी पावर्स प्रोड्यूस होंगी और उन्हें फिर हम बाद में यूज करेंगे एटीपी को बनाने के लिए। तो एक तो चलते चलते आप देख रहे हैं कि इस लिंक रिएक्शन में आपके पास एक रिड्यूसिंग एसिमिलिटी पावर बन चुकी है, और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आए पायरुविक एसिड के बाय पार्शियली ऑक्सीडाइजिंग दी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास
जो नेट प्रोडक्शन हुई रिड्यूसिंग एस्टिमेटेड पावर की, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग योर दिस ब्रीदिंग प्रोसेस, बट जो रिड्यूसिंग एस्टिमेटेड पावर यहाँ पे प्रोड्यूस हुई उसे हम यूज करेंगे बाद में इन फ्यूचर एटीपी को बनाने के लिए। अब लिंक रिएक्शन, कभी मैंने आपको बता दिया कि लिंक रिएक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि ये लिंक करता है किसको, ग्लाइकोलाइसिस को और सिट्रिक एसिड साइकिल को। अब ये सारा का सारा काम कहां चल रहा है, ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, टीसीए की। अच्छा, टीसीए के अंदर क्या होगा, ये सब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ध्यान रखिएगा लिंक रिएक्शन भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। टीसीए या ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पे टीसीए के ऑल्टरनेटिव नेम दिए हैं, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं टीसीए की, या कहें क्रेब्स साइकिल, या आप कह सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, जो भी आपका मन करता है वो कह सकते हैं, क्योंकि जो क्रेब थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी स्कीम को हमें बताने की कोशिश की। अब टीसीए क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में जो टीसीए है वो शॉर्ट स्टेप्स के अंदर है, मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा और वहां पे मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेप एनसीईआरटी मेंशन है, क्योंकि थ्योरी में भी कुछ स्टेप्स है जो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, बट डायग्रामेटिकली उसको एनसीईआरटी ने वहां पर बनाकर आपको नहीं दिखाया है, तो वो चीज हम यहाँ पर एकम्प्लिश करेंगे। तो टीसीए के अंदर देखा जाए तो हमारे पास इंट्रोडक्शन किसकी हुई, एसिटाइल कोए की हुई। एसिटाइल कोए का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इट लुक्स लाइक समवट लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O, and this is your coenzyme group so called, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं SH, या फिर इसको आप like this is your what, एसिटाइल कोए, जो लिंक रिएक्शन के बाद बना फ्रॉम पायरुविक एसिड। अब इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको इन शॉर्ट आप OAA लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर यहां पे बना के दिखाऊं आपको तो इट लुक्स लाइक दिस, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4। अब क्या होगा, एक तरफ से ये आया, एक तरफ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने इसको रिसीव किया, क्या बना, द फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहां पे बनता है दैट इज योर सिट्रिक एसिड, और इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या पड़ा, इस साइकिल का नाम पड़ा सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड जो है इट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखता है इसका, CH2 COO तो आप कार्बन नंबर यहां पे काउंट कर सकते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ओके। इस दौरान क्या क्या कंज्यूम होगा और क्या क्या बनेगा और किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये सारा साइकिल चल रहा है, या ये फर्स्ट स्टेप हुआ, तो एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेस। आप एज इट इज इसको याद कर सकते हैं, सिट्रेट सिंथेटेस, ओके। क्या क्या कंज्यूम हुआ, यहां पे कंज्यूम हुआ आपका वाटर, और इसके अलावा और क्या यहां पे प्रोड्यूस हुआ, जो ये एंजाइम था कोए एंजाइम, ये यहां पर रिमूव हो चुका है यहां से, क्योंकि अब इसकी जरूरत अभी हमें फिलहाल इस स्टेप के अंदर नहीं है, तो को एंजाइम ए अपने थायोल ग्रुप के साथ यहां से हट जाता है। तो ये पहला स्टेप है,
और ये जो पहला स्टेप है, इस स्टेप को कहा जाता है कंडेंसेशन। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट क्या किया, सिट्रिक एसिड को उठाया और सीधा उसे कन्वर्ट कर दिया इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। ओके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिट्रिक एसिड को एनसीईआरटी ने डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्फा कीटोग्लूटरेट या अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। हम उसके बीच की जो स्टेप्स है उसको थोड़ा सा यहां पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे एक सेकंड जो स्टेप होता है उसमें दो इवेंट्स होते हैं। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ मेंशन करूंगा। जो पहला स्टेप में सिट्रिक एसिड से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सिस एकोनिटेट। और इस सिस एकोनिटेट को बनाने के लिए वाटर को रिमूव किया जाता है। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है, एकोनिटेज एंजाइम का एक नाम है जिसकी प्रेजेंस में ये होता है। और इस स्टेप को, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है वो दो हिस्सों में बांटा गया, हमने बोला 2A, वाटर रिमूव हुआ है तो नाम सिंपल होगा डिहाइड्रेशन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वापस से वाटर ऐड किया जाएगा, तो सेकंड स्टेप जो होगा इसका उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन। बहुत सिंपल, सेम यही एंजाइम यूज होगा। एकोनिटेज एंजाइम सेम यहां पे यूज हो रहा है। और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस से वो बन जाएगा ट्रांस। स्ट्रक्चर में यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी, तो बेटर है कि आप उतना ही याद करें जितनी जरूरत है। थोड़ा सा डिटेल ऐड हो रहा है और कुछ नहीं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप याद कर सकते हैं इन चीजों को ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आए। तो ट्रांस एकोनिटेज के बाद या एकोनिटेट के बाद जो बना यहाँ पर, देखिए ये स्टेप हाइड्रेशन है। जो इसके बाद वाला स्टेप है उसमें क्या होगा, इस स्टेप को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जो सेकंड स्टेप है, मतलब कि सेकंड स्टेप का जो सेकंड सब स्टेप है, फिर से सेम एंजाइम यूज होता है जिसमें सिस एकोनिटेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू आइसोसिट्रेट। और क्योंकि ये स्टेप हाइड्रेशन का है तो डेफिनेटली यहां पे वाटर ऐड हुआ होगा। ठीक है, आइसोसिट्रेट का स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटरेट का स्ट्रक्चर यहां पे मेंशन करूंगा। इसके बाद जो सेकंड जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उस स्टेप के अंदर हमारे पास डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा
और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो डेफिनेटली क्या करवाएगा, इस इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट की या मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करवाएगा, उसमें से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। और इसे कन्वर्ट करेगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक है, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट में से कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजनेज, तो क्या यहाँ पे कुछ बनेगा? पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि अल्फा कीटोग्लूटारेट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। इट लुक्स समवट लाइक दिस। और क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हुआ है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, यहाँ पे रिड्यूसिंग एसिलेटरी पावर का प्रोडक्शन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। NaDH प्लस H पॉजिटिव, जो किससे बना होगा, डेफिनेटली NaD पॉजिटिव से। और साथ ही साथ में यहां पे रिमूवल हुआ है किसका, CO2 का। अब देखिए रिमूवल CO2 का यहां पे कैसे हुआ। अगर मैं कार्बन नंबर की बात करूं तो देखिए सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, क्यों? क्योंकि 2 कार्बन का आपका एसिटाइल कोलाइड को ए था और 4 कार्बन का आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, दोनों मिले कितना बना, 6 कार्बन। 6 कार्बन ही आगे चल रहा है, आइसोसिट्रेट तक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही आपको देखने को मिलेगा। पर जैसे ही आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट हुआ तो आप कार्बन यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल बना इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, अब ये कितने कार्बन का बना, 5 कार्बन का। इसका मतलब एक कार्बन यहां से रिमूव हुआ, और जब एक कार्बन यहां से रिमूव हुआ तो डेफिनेटली वो कार्बन CO2 के फॉर्म में यहां से निकलेगा। और इसीलिए इस स्टेप को भी आप क्या मेंशन कर सकते हैं, आप इसे फिर से कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो कभी ये सुना कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की बात हो रही है, तो ये बात मान के चलिएगा कि वहां पर क्या रिमूव हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। ओके, लाइक दिस। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट को किसमें फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा, इसे कन्वर्ट किया जाता है फर्दर इनटू सक्सिनाइल कोए। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद एनसीईआरटी डायरेक्टली कहां पहुंच जाती है, सक्सिनिक एसिड के अंदर। तो यहां पर पहला एक स्टेप जो हमें कंसीडर करना है वो क्या है कि इसे फर्दर कन्वर्ट किया गया इनटू सक्सिनाइल कोए। और कहीं ना कहीं ये जो कोए आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोए एंजाइम का कहीं ना कहीं यूज हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या चीज यूज होगी, यहाँ पे आपका वही सेम कोएंजाइम यूज होगा। और कोएंजाइम यूज होने के साथ साथ यहाँ पे किसका रिमूवल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। और जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा वो एक अगेन डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होगा, वो अकेला सिर्फ डिहाइड्रोजनेज नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि उसमें एक से ज्यादा एंजाइम है। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपली इसको मेंशन करते हैं डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि फिर डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे नाम आया,
तो यहाँ पे डेफिनेटली रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर फिर से बनी होगी, और रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर कौन सी होगी? NaDH प्लस H पॉजिटिव, लाइक दिस। और क्योंकि यहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है, तो क्या मैं इसे फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कह सकता हूं? फॉर श्योर। तो फोर्थ स्टेप जो है वो अगेन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहलाया जा सकता है। लाइक दिस। ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। अब सक्सिनाइल कोए को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सक्सिनिक एसिड, और यहां ये स्टेप फिर से इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो पहले ये सक्सिनिक एसिड आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और हाँ एक और चीज मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, सक्सिनाइल कोए जो है और अल्फा कीटोग्लिसरेट, आप देख रहे हैं CO2 रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है? इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो 4 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हुई है। अब सक्सिनिक एसिड की बात करें तो डेफिनेटली फिर से इसके स्ट्रक्चर को हम हल्का सा देखेंगे। सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा होता है, CH2 लाइक दिस। अब यहाँ पे कौन सा डिजाइन है जो ये रोल प्ले करता है इसको बनाने का? तो यहाँ पे आपके पास एक एंजाइम है सिंथेटेस, जो सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनाता है। और साथ में यहां पे भी एक स्पेशल फीचर है। क्या है? एक तो ये जो रिएक्शन है इसे आप डबल एरो से शो करेंगे, मतलब रिवर्सिबल है एक तरह से। दूसरा यहां पे क्या शो करेंगे कि जो कोए एंजाइम यहां पे यूज हुआ था वो कोए एंजाइम यहां पे रिमूव हो गया, उसका थायल ग्रुप उसके साथ चला गया। और साथ में यहां पे मेंशन करेंगे क्या? जीटीपी या फिर एटीपी की प्रोडक्शन यहां पे देखी जाती है। मतलब कि ये एक तरह का फिर से क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब चलते चलते एनर्जी करेंसी का बनना। जीटीपी नॉर्मली एनिमल्स में देखा गया, क्योंकि बहुत शुरू में मैंने कहा था कि जो स्टेप्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के, वो ऑलमोस्ट सेम एनिमल्स में भी होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर प्लांट्स के लिए डेडिकेटेड है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीटीपी नॉर्मली एनिमल्स में बनता है, हमारे अंदर भी जीटीपी बनता है, प्लांट्स के अंदर ये एटीपी है। अब सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? अब सक्सिनिक एसिड आपका कन्वर्ट हुआ फ्यूमेरेट के अंदर। फ्यूमेरेट कह दीजिए, फ्यूमेरिक एसिड कह दीजिए, आपकी मर्जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। फ्यूमेरेट या फिर फ्यूमेरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 4 कार्बन। ये कितने का था? 4 कार्बन। कोई CO2 का रिलीज नहीं हुआ यहां पर। अब क्योंकि एनसीईआरटी में सक्सिनिक एसिड के बाद डायरेक्टली मैलिक एसिड बताया गया है, और फिर मैलिक एसिड से वापस से आपके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को रिसिंथेसाइज किया है, तो यहां पे मैं फ्यूमेरेट के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करने वाला, ना मैं बनाने वाला हूं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, खास तौर पर जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट बनता है? एक तो पहले आप यहां पे स्टेप लिखिए, फिफ्थ स्टेप क्या होगा? फिफ्थ स्टेप को हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे एटीपी और जीटीपी चलते चलते रिएक्शन में बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सिक्स्थ स्टेप
जो यहां पे होगा वो होगा डिहाइड्रोजनेशन। लेट मी राइट इन कैपिटल लेटर्स, थोड़ी यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। डिहाइड्रोजनेशन। अब क्योंकि यहाँ पे नाम डिहाइड्रोजनेशन है स्टेप का, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम यूज हो रहे होंगे, कौन से? डिहाइड्रोजनेज। और जब डिहाइड्रोजनेज यूज हो जाए तो हमारे दिल में और दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर यहाँ बनेगी, बट यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर बनती है वो NADH नहीं बल्कि FADH2 बनती है इस स्टेप। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है इसे फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस चीज को साथ साथ में लिखते रहिएगा या मेंशन कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। इसके बाद फ्यूमेरिक या फ्यूमेरेट जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? मैलिक एसिड में, या कहें मैलेट में। मैलिक एसिड बोल दीजिए, आपके एनसीईआरटी में मैलिक एसिड लिखा है, आप मैलेट भी इसे कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी। अगेन 4 कार्बन, अब तो सारे 4 कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि अब कोई भी कार्बन यहां से रिमूव नहीं होगी। यहां पे जो एंजाइम यूज होगा वो फ्यूमेरेज होगा, वेरी सिंपल। और ये जो स्टेप है इसको हाइड्रेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर ऐड होता है। तो जो 7th स्टेप होगा आपका उसे आप क्या कहेंगे? हाइड्रेशन। अब मुझे यहाँ पे वाटर को ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये नाम से पता चल रहा है कि भाई ये हाइड्रेशन प्रोसेस है, तो डेफिनेटली वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब मैलिक एसिड के बाद क्या बनेगा आपका? मैलिक एसिड के बाद आपका डायरेक्टली बनेगा क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपका 8th स्टेप है। और यहाँ पे इस स्टेप को कहा जाएगा डिहाइड्रोजनेशन। और डिहाइड्रेशन का नाम सुनते ही दिल में और दिमाग में फिर से यही बात आती है कि डेफिनेटली यहाँ पर रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर बन रही होगी, डिहाइड्रोजनेशन। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? फॉर श्योर डिहाइड्रोजनेज यूज होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब इस एंजाइम को यूज करते ही या इस एंजाइम के यूज होते ही रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर फिर से यहां बनेगी, और वो कौन होगी? फॉर श्योर NADH प्लस H पॉजिटिव। अब देखिए अल्टीमेटली हमने क्या किया, क्योंकि साइकिल है और आपको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को बार बार यूज करना है क्योंकि आपका ग्लूकोज तो आ ही रहा है, चाहे बाहर से आ रहा है क्योंकि प्लांट्स में तो खुद सिंथेसाइज हो रहा है, एनिमल्स में ये बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाय फूड इनटेकिंग। तो ऑक्सैलो एसिटिक को बार बार रिफॉर्म होना होगा, रीजनरेट होना पड़ेगा। और ये सारा प्रोसेस फिर से कहूंगा कहां चल रहा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे मैंने एक चीज आपको शुरू में बताई कि देखिए मेरे पास ज्यादा कलर्स की चॉइस नहीं है। यहां पे आपके पास जो एसिटाइल कोए आया वो अभी मैंने बोला कि भाई एक ही मॉलिक्यूल आया है, बट अगर ध्यान से देखें, अगर हम पिछली स्लाइड पे जाए तो मेरे पास कितने पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स आए थे? 2। इन 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से, और ये 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से बने थे? मात्र 1। तो इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से कितने एसिटाइल कोए बने? 2। इसका मतलब ये है कि जो भी क्रेब्स साइकिल में जाएगा या जो क्रेब्स साइकिल से आएगा, मतलब जो कंज्यूम होगा या बनेगा, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर इस स्लाइड पे पहुंचे हम वापस से, तो एक मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें, पहले तो आप CO2 की रिमूवल को देखते हैं, कितने जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। एक हो गया आपका ये,
एक हो गया आपका ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया कहां पर, ये अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने दो इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने थे ना, उससे दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए बने, इसलिए दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बने, और इसलिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव बने। बट अगर मैं यही चीज वहां पे भी आगे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड लिया है, एसिटाइल कोए लिया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो यहाँ पे जो भी चीज बन रही है वो सब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, जो कंज्यूम हो रही है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक यहाँ स्टेप पे निकला, एक यहाँ स्टेप पे निकला, कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स निकले होंगे, क्योंकि ये जो साइकिल है ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोई के लिए चलेगा, मतलब कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम होता है तो TCA क्रैब साइकिल कितनी बार चलता है, दो बार चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ये सिर्फ दो स्टेप है जहां पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, इसलिए दोनों स्टेप को हमने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहा। उसी तरह से आपके पास अगर रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर की बात की जाए तो रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर आपके पास एक तो यहां बनी, एक मॉलिक्यूल बना बट मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पे भी एक बना मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पे भी एक बना मल्टीप्लाई बाय 2, तो ओवरऑल आपके पास कितने रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर इस TCA के दो बार चलने पे बनी, 6 molecules of NADH plus H positive। कब, अगर if TCA runs twice, और वो twice चलेगी ही, क्योंकि सिस्टम ही कुछ ऐसा बन चुका है कि TCA दो बार चलेगा ही। लास्ट में हम सबका कंक्लूजन निकाल देंगे, डोंट वरी, यहाँ पे थोड़ा बहुत हौच-पौच हो रहा है बट मुझे बताना जरूरी है यहाँ पर। अच्छा, अगर यही बात FADH2 की करें, क्योंकि ये भी रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर है, तो इट विल आल्सो बी मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने FADH2 बने, दो बने। और अगर मैं बात करूं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जो GTP या ATP बना, इनमें से कोई बन सकता है, प्लांट या एनिमल पे निर्भर करता है। तो ये भी कितनी बार बनेंगे, ये कितने बनेंगे, दो। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमारे पास TC के दौरान कितने GTP या फिर ATP आए, दो GTP या दो ATP आए। अब एक अल्टीमेट कंक्लूजन निकालते, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, अगर मैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कहानी शुरू करूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ने बनाया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए से आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो दो बार चला, इसको कहा आपने ग्लाइकोलाइसिस, इसको कहा आपने लिंक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इसको कहा आपने TCA, तो आप कह रहे हैं, वेरी सिंपल। यहां से लेकर यहां तक की कहानी, ये जो प्रोसेस है ये कहां चला, साइटोप्लाज्म में चला, फिर इसके बाद जो प्रोसेस चला वो कहां चला, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चला। अब किस रिएक्शन के दौरान क्या क्या बना, लेट्स हैव अ लुक। यहां से हमें दो मिले क्या, रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर, यहां से साथ में हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिले, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से कह सकते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लिंक रिएक्शन के दौरान हमें क्या मिला,
हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH प्लस H पॉजिटिव मिला और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहाँ पे रिलीज हुए, इसलिए लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है ना। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब TCA से हमें क्या मिला, क्योंकि हर चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, तो मैं मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमें मिला 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ, चलो थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH प्लस H पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली कितने हैं ये 6 हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, अल्टीमेटली कितने बने 2 बने। दिस इज 1 molecule of FADH. We got 2 molecules of either GTP or ATP. तो अल्टीमेटली कितने सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन, कितने ATP या GTP की हुई, SLP। और साथ ही साथ में हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने निकले 4। अब NCERT के अंदर एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन के तौर पे लिखा हुआ है, जहां पे उन्होंने एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से कहानी शुरू की है। और क्या बोला उन्होंने कि लेट्स हैव अ लुक, मैं इसको एनसीईआरटी से देख के आपको बता रहा हूं कि भाई यहां पर क्या लिखा है, वो रिएक्शन यहां पे जस्टिफाई हो जाएगा। वो बोलते हैं कि अगर हम एक पायरुविक एसिड की बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्लस FAD पॉजिटिव प्लस NAD पॉजिटिव। अब NAD यहां पर टोटल 4 है, प्लस 2 molecules of water प्लस ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख रहा हूं। क्या मिला हमें 3 molecules of CO2 plus 4 molecules of NaDH plus H positive plus 1 molecule of FADH2 plus 4 protons plus ATP। यहां पे आप 1 लगा सकते हैं। ये रिएक्शन है ना एनसीईआरटी का, दिस इज एनसीईआरटी रिएक्शन। लेट मी राइट इट ओवर हियर, दिस इज एनसीईआरटी। इसको जस्टिफाई कहां से किया, उन्होंने शुरुआत यहां से की। जो रिएक्शन है, उन्होंने ये रिएक्शन खास तौर पे क्या लिखा है, बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ये चल रहा है, और मैट्रिक्स में कहानी कहां से शुरू हुई थी, पायरुविक एसिड से शुरू हुई थी ना। इन्होंने यहाँ पे पायरुविक एसिड सिर्फ का नंबर जो लिया है वो कितना लिया है, they have just taken only 1 molecule of pyruvic acid। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं 1 molecule of ग्लूकोज, तो बनते कितने पायरुविक एसिड, 2 molecules of pyruvic acid बनते हैं। अब 2 molecules of pyruvic acid जब बनेंगे तो इस रिएक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, पहले तो मैं इसको 1 molecule की बात करता हूँ। 2 molecules की बात करेंगे तो देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ आप यहां से इस रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे लिख दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो आपके पास ओवरऑल क्या क्या आ रहा है, दे ऑल विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, 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 इसे भी मल्टीप्लाई बाय 2, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, जो बना वो भी मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2,
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों मैंने यहां पर बोला कि पायरुविक एसिड के बाद, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड की अब चला रहा हूं मैं, तो हर चीज 2 बार ही बनेगी। 2 मॉलिक्यूल NaDH प्लस H पॉजिटिव के यहाँ, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ रिलीज होंगे। वही सेम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH प्लस H पॉजिटिव के यहाँ पे बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH प्लस FADH2 के यहाँ बनेंगे, और 2 ही मॉलिक्यूल आपके ATP या GTP के यहाँ बनेंगे, और साथ में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे। तो टोटल मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज कितने हुए? 6। टोटल मॉलिक्यूल्स NADPH प्लस H पॉजिटिव के कितने बने इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? 8। टोटल मॉलिक्यूल्स FADH2 के कितने बने? 2। टोटल मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में ATP या GTP के कितने बने? और यहां से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट फिर भी 8 मॉलिक्यूल्स आपके प्रोटॉन के बने। मिलता तो है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट का कहीं ना कहीं ये कारण बनता है, बट फिलहाल के लिए मैं उस चीज को बाद में डिस्कस करूंगा जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात करेंगे। तो यहां तक आपको मैंने सारा स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस भी साथ में बता दिया कि भाई साहब कहां पर क्या क्या बनने वाला है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं, देखिए अभी मैं लास्ट में बात करूंगा कि ओवरऑल सबके प्रोडक्शन की बात करूं, रिड्यूसिंग एस्टिमेटेड पावर की बात करूं, एटीपी की बात करूं, तो मुझे यहां से इस स्लाइड से साफ पता चल रहा है कि मेरे पास, अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस से लेकर टीसीए तक की बात करूं, तो मेरे पास टोटल NADH प्लस H पॉजिटिव कितने बनते हैं, टोटल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में ATP कितने बनते हैं, टोटल FADH2 कितने बनते हैं, और टोटल CO2 जो रिलीज हो रहे हैं वो कितना बनता है। तो वो यहाँ से हम आराम से मेंशन कर सकते हैं, आराम से देखकर बता सकते हैं कि भाई कितना कितना बना सब कुछ। ठीक है,